जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने डिश वॉशर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ये मैंने आई थिंक रमज़ान के मिड में क्लीन किया था और अब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये महीने में एक दफ़ा लाजमी क्लीन करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा जो बर्तनों की फ़ैट होती है ना, वो साइडों पे लग जाती है। तो ये इसके लिए मैं वैसे तो एक डिश वॉशर का स्पेशल क्लीनर मिलता है, वो भी मैं अभी यूज़ करूँगी। लेकिन उससे पहले जो है ना, मैं सबसे पहले ये जो आपके पास चूल्हा साफ़ करने का जो फ़ैट रिमूवर होता है, कोई भी फ़ैट रिमूवर है आपके पास, तो वो आप ना अच्छे से स्प्रे कर दे 2-3 मिनट के लिए, इसको लगा के छोड़ दे। उसके बाद मैं ब्रश लेके सारा थ्रू आउट इसको क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, इसके डिफरेंट मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए मैं डिश वॉशर साफ़ करने के। आई एम श्योर सब ने ये वाला एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा कि अगर कभी डिश वॉशर का जो टैब होती है वो ख़त्म हो जाए, उसकी जगह आपने लिक्विड सोप लाजमी यूज़ किया होगा। और फिर जो हशर हुआ होगा ना डिश वॉशर का, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। सारों ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल में एक ना एक दफ़ा तो ज़रूर ही किया होगा। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट मैं अब नहीं करती, मैं अब क्लीनर्स यूज़ करती हूँ। क्लीनर्स आप लोग यूज़ करें तो उससे जब आप दोबारा वॉश का साइकिल चलाते हो तो कोई इस किस्म का सीन नहीं होता है। और बाकी तो सारा क्लीन ही होता है, सिर्फ ये जो साइड्स होती हैं डिश वॉशर की, इन पे इकट्ठा हो जाता है फ़ैट। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से क्लीन करें। और पिछला जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको अपना बताया था कि जो आइकिया का किचन है हमारा, उसके क्या प्रो एंड कॉन्स निकले थे। तो उसमें एक ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जो आइकिया के डिश वॉशर्स होते हैं, चाहे आप अपना डिश वॉशर लें, लेकिन बिल्ट इन वो नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए आइकिया से आपको एक स्लाइडिंग हिंज लेनी पड़ती है अलग से। वो आप अटैच करते हो तो फिर आप अपना डिश वॉशर अटैच करते हो। सो फॉर सो गुड। मैं ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल ही काम नहीं करता है या इसका कोई नुकसान है। नुकसान वगैरह मुझे इसका कोई नहीं नज़र आया अभी तक। साइड्स वगैरह भी इसकी क्लीन हो जाती हैं। पहले मुझे लगता था कि बीच में ये जो काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है कैबिनेट के डोर में और डिश वॉशर के डोर में, जब आप नीचे करते हो तो इधर चला जाता होगा डस्ट वगैरह, लेकिन उस तरह से नहीं जाती जैसे आप इमेजिन करते हो। बस साइड साइड से जो है ना, ब्रश से आप इजीली क्लीन कर लेते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हो। हाल से मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी ना, सारी मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये स्टील वूल से मैं ज़्यादातर साफ़ करती हूँ। और ये जो ड्रेनेज होती है, वैसे तो इसको निकाल के अलग से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये तरीका भी करें तो ये भी ठीक रहता है। बेकिंग सोडा ऐड कर लें, ऊपर विनेगर डाल दें और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसके ऊपर आप एक गर्म पानी, पूरी केटल जो है वो सारी इसके अंदर डाल दें। जब तक आप उस प्रोसेस का वेट करें, आप बाकी का सारा डिश वॉशर क्लीन कर लें। जब आप ये सारा क्लीन कर लेते हैं, और बीच में मैंने ऑल पर्पस क्लीनर भी यूज़ किया था, अगर आपके पास वो है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोई सा भी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। ग्लास क्लीनर मैंने इसमें आज तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन ऑल पर्पस क्लीनर जो होता है या किचन क्लीनर जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्रेन करने के बाद फिर अब इस तरह की आती है डिश वॉशर क्लीन करने के लिए, आपको हर सुपरमार्केट से मिल जाएगा। ये मेरे ख़्याल से W5 लिडल की ब्रांड है। इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लें। इसको लगाने के बाद आपने 65 डिग्रीज़ के साथ डिश वॉशर का साइकिल चला लेना है। तो मेरे पास 70 डिग्रीज़ वाला ऑप्शन था, तो मैंने वही चला दिया था। अब जब ये वाला साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने एक और दफ़ा टीथ ब्रश लेके ना, दोबारा से आप लोगों ने ये वाले कॉर्नर्स क्लीन करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में ना जो बाकी का डस्ट वगैरह रह जाती है इसके अंदर, या जो फैट वगैरह रह जाता है, वो और सॉफ्ट हो जाता है, तो बड़ी आसानी के साथ निकल आता है। तो इस तरीके से जो है ना, मैं अपना डिश वॉशर क्लीन करती हूँ। और जो फ़िल्टर लगा होता है वो ज़्यादातर उज़ैर ख़ुद साफ़ करते हैं, लेकिन अगर मुझे करना पड़ जाए ना, तो मैं सिर्फ बेकिंग सोडा और विनेगर ही ऐड करती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो मैंने शुरू से उज़ैर को बताया है कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मैं साफ़ करूँ, क्योंकि मेरा दिल ख़राब होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है ना, ये ड्रेनेज की सारी क्लीनिंग जो होती है, ये सारी उज़ैर ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग ये है कि वलिया के किंडरगार्टन में वो था, ईस्टर ब्रेकफास्ट था।
कुछ किंडरगार्टन वाले तो खुद ही अरेंज करते हैं, पेरेंट्स वगैरह पैसों की पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, लेकिन जो वलिया का किंडरगार्टन है इसमें टीचर्स ने जितने भी पेरेंट्स थे उनको कहा था कि आप अपने बच्चों को एक-एक चीज़ दे दें। तो मैंने एक पूरी लिस्ट देखी थी उनकी। सब ने जो है फ्रूट्स और प्रेट्ज़ल्स और जितने भी जर्मन ब्रेड्स की टाइप्स होती हैं वो थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या दूँ कि जर्मन्स खा भी लें, जर्मनों के बच्चे भी खा लें और बुरा भी ना लगे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर डिसाइड किया कि मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स और साथ ब्रेड दूँगी। तो अब ब्रेड भी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन-सी वाली दूँ। तो फिर जो रोगन मेल वाली ब्रेड होती है मैंने वो चूज़ की थी। अब स्क्रैम्बल्ड एग्स वैसे तो मैं अगर खुद अपने लिए बनाऊँ तो बस जैसे ही टेढ़े-मेढ़े बनाने हो बना लेती हूँ। तो अभी मैंने प्रॉपर फैंसी स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने की कोशिश की थी। मैंने इसमें पहले तो मैंने 5 एग्स लिए लेकिन फिर मुझे वो कम लगे, फिर मैंने 6 ले लिए। 6 अंडे लिए, उसमें थोड़ा-सा सॉल्ट डाला, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाला, ये ज़हन में रखते हुए कि जर्मन ज़्यादा स्पाइस और सॉल्टी नहीं खाते, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा डाला था। यानी जितना मैं कंज़्यूम खुद करती हूँ, उसका आधा डाला था। और फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा मिल्क ऐड किया था और इसको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, लेकिन ऐसे ब्लेंड नहीं करना कि वो केक का बैटर बन जाए या बिल्कुल फ़ोम होना शुरू हो जाए, बिल्कुल थोड़ा-सा ब्लेंड किया, लाइक 20-30 सेकंड्स ब्लेंड किया होगा। तो हाथ से फेंटने से बेहतर है कि आप थोड़ा-सा ब्लेंड कर लो कुछ सेकंड्स के लिए। ये चीज़ कर ली और फिर इसको मैंने ऑयल में फ्राई करने की बजाय ज़्यादा सारे बटर में मैंने इसको फ्राई किया। तो बड़े सॉफ्ट से, स्पंजी से ये ना स्क्रैम्बल्ड एग्स बन गए थे। ब्रेड के भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर दिए थे और उसको भी मैंने बटर में हल्का-सा ऐसे फ्राई सा कर लिया था। बिल्कुल उसको डार्क फ्राई नहीं किया था, बस इतना कि थोड़े-थोड़े गर्म हो जाएँ और फिर मैंने उसको इस तरीके से पैक कर दिया था। एक ट्रे के ऊपर ये रख दिए थे क्योंकि जब मैं किंडरगार्टन में गई थी तो मैं शुक्र कर रही थी कि मैं इसको ढंग के तरीके से लेके आई हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं बड़े अच्छे तरीके से अपने घर के बर्तनों में ये चीज़ें लेके आते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने पैक किए हुए होते हैं। और तो मैंने शुक्र किया कि मैंने भी अपना थोड़ा-सा दिमाग यूज़ किया, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या होगा, क्या नहीं होगा। और साथ में मैंने जो ब्रेड खरीदी थी उसकी सूटाटन वाली जो चीज़ थी ना वो मैंने कार्ट के ऊपर ऐसे डायरेक्ट ही लगा दी। और साथ मैंने जो एग्स बनाए थे उसके भी मैंने इंग्रीडिएंट्स लिख लिए थे, क्योंकि अच्छा होता है कि अगर आप लिख लें, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी एलर्जीज़ को लेके इन चीज़ों को काफ़ी वैल्यू करते हैं। और अगर आपने इंग्रीडिएंट्स ऊपर लिखे होंगे तो ये लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि जर्मन्स जो है ना वो डिटेलिंग्स को लेके काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं और अगर कोई देखें इस किस्म की चीज़ तो वो एप्रिशिएट भी करते हैं। तो सो दे लाइक इट, इट्स ओके इफ़ यू, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि आपने कितना पैसा लगाया है, वो इस चीज़ की परवाह करते हैं कि आपने डिटेलिंग कितनी की है या आपका जेस्चर क्या था। पैसों को लेके वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि एक लड़की मुझे कह रही थी कि वो तो अपने क्रिप्पे की फेयरवेल पार्टी पे उसके हस्बैंड ने पता नहीं क्या हुआ था तो हर टीचर को 50-50 यूरोज़ के गिफ्ट्स दिए थे। लेकिन अगर ये सोच के आप देते हैं कि आपके बच्चे को वो एक्स्ट्रा अच्छा ट्रीट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो आपके बच्चे को भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरह के वो एक उस पेरेंट्स के बच्चे को ट्रीट करेंगे जो शायद किसी पार्टी पे या टीचर को 1 यूरो का गिफ्ट करेंगे। तो उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती है। बड़े शहरों का मुझे नहीं पता है क्योंकि वहाँ पे रेसिज़्म एग्ज़िस्ट करती है, नो डाउट। लेकिन जो मेरे छोटे सिटीज़ की ऑब्ज़र्वेशन और जो मेरी खुद की ऑब्ज़र्वेशन है, उसमें ऐसा ही मुझे फ़ील हुआ है कि इनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि कौन कितने पैसे लगा रहा है टीचर्स के ऊपर। मेरे व्लॉग का जो तीसरा पार्ट है ना वो ये रोटी बॉक्स है। आप लोग यकीन करें जब से मैंने ये देखी है ना प्रमोशन, यूके में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था आई थिंक, तब से जो है ना मैं लगी हुई हूँ कि किसी तरीके से मुझे भी ये मिल जाए, क्योंकि अब हर किसी का अपना होता है, लेकिन मैं जो हूँ ना मेरी जान जाती है इन चीज़ों से कि हाय अब फिर मेस बन गया, फिर साफ़ करो। दिन में 50 मैं दफ़ा किचन पाकिस्तान का का जो कुछ कह नहीं सकती कि वहाँ का क्या माइंडसेट है, लेकिन जर्मनी में एंड टीचर्स ऑफ के द डे साथ जो है ना सही इस हो तरह रहा का होता है और फिर कोई अगले दिन वही सिनेरियो वाला काम साइकिल नहीं शुरू हो करता है। जाता है और रोटी बनाना एक बहुत मेसी काम होता है। तो मेरा बहुत दिल था कि ये किसी तरीके से मुझे मिल जाए और मैंने इवन रोटी बॉक्स वालों को जो यूके से सेल कर रहे थे ना, उनको मैंने ईमेल्स की, उनको मैंने कमेंट्स छोड़े, ठीक है। वो कहते थे कि जी हम शिप कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन करती थी ना कि कस्टम्स का क्या सीन होगा, कस्टम्स चार्जेस हैं या नहीं है, उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। मैंने कहा फिर मैं तो नहीं रिस्क लूँगी। तो मुझे रिसेंटली जो पाकिस्तानी फ़ेसबुक ग्रुप है PID,
उस पे किसी ने प्रमोशन की हुई थी ये अपनी ही प्रोडक्ट की, उन्होंने अमेज़न पे लॉन्च किया था। तो मुझे तो देख के ही लगा कि यार ये तो मैंने लेना है, लेकिन वो थोड़ा-सा कॉस्टली था। लेकिन फिर मैंने उन्हीं की कुछ दिनों बाद प्रमोशन देखी, तो उन्होंने प्राइस कम की हुई थी। वो आई थिंक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या इस प्राइस पे बिकेगा या नहीं बिकेगा। आई थिंक उन्होंने 34 यूरोज़ का लगाया हुआ था, वैसे ये 60 यूरोज़ का दे रहे थे। तो मैंने तो इस वाली अंगे बोट में ये ले लिया था और मुझे था कि अच्छा लगा तो रख लूँगी, नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न कर दूँगी। अच्छा, जब मैंने मुझे यही था कि पता नहीं जब हम इसके ऊपर रोटी बेलेंगे तो इतनी स्पेस होगी इसके अंदर कि आप आसानी से रोटी बेल सको, यही एक कंसर्न था मेजर। ख़ैर मैंने इसको देखा, मुझे इसका साइज़ ठीक लगा, मैंने फिर इसको वॉश कर दिया। मैंने कहा आई थिंक ये मैं रख लूँगी और इसको ओपन करना भी आसान है, यूज़ करना भी आसान है और जगह पहले मैंने इसको सोचा कि दराज़ के अंदर रख दूँगी। इस दराज़ में तो नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा चलो साथ वाला दराज़ खाली करती हूँ। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि इसके फ्रिज के ऊपर सही आ रहा है ये, तो फिर मैंने फ्रिज के ऊपर ही इसकी जगह बना दी। जहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी के मुझे पता हो कि ये रोटी बॉक्स कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो ये ओरिजिनल सिनेरियो होता है जब मैं रोटी बना रही होती हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह का मेस बन जाता है और रोटी का जो खुश्का होता है वो पूरे चूल्हे पे मतलब स्कैटर हो जाता है, ये सीन होता है। तो अब फिर मैंने जब रोटी बॉक्स यूज़ किया तो ये ऑनेस्ट रिव्यू है, प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद के पैसे लगाए हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, सारा थ्रू आउट वॉश किया था, आसानी से वॉश हो गया था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। इसके अंदर मैंने सिलिकॉन मैट भी रख रख के देखा, ठीक है, वो तो ज़ाहिर है आना ही था बीच में। रोलर भी आ गया था और बीच में एक मेरे पास सबसे जो कम हाइट वाला बॉक्स था ना, वो ये वाला था। तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो गया था, खुश्का जिसके अंदर आप ऐड करते हो। और बंद भी बड़ी आसानी से हो गया था, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये थोड़े से पानी के स्टेन्स थे ऊपर जो मैंने साफ़ करने की कोशिश की थी। है ये प्लास्टिक का बॉक्स, लेट मी टेल यू, अगर आपको लग रहा है कि ये मेटल है तो मेटल नहीं है, है ये प्लास्टिक का बॉक्स और ऊपर मेंशन्ड है कि BPA फ्री है। जब मैंने इसमें रोटी बना के देखी, नाश्ता मैंने अगली सुबह जो है ना इसी से बनाया और मैंने वीडियो भी साथ साथ रिकॉर्ड की ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि फ़ायदा कुछ इसका हुआ भी है, यानी कितना मेस बना है। तो ये सारा अनफिल्टर्ड है। यहाँ पे जो मेरा मेन कंसर्न था इसको लेने से पहले भी कि इतनी स्पेस होगी ये रोटी बेली जाए, तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ, अगर मैं खुश्का अंदर रखती थी तो प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैंने खुश्का बाहर निकाल दिया था। और इतनी स्पेस थी कि खुश्का जो है वो इसी के अंदर गिरता था, बाहर वर्क टॉप पे खुश्का नहीं गिरा है। जब उड़ता है ना खुश्का रोटी इस तरह छानते हुए, वो वाला सीन नहीं हुआ है। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए और जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इसकी जो रोलिंग पिन अंदर रहती है, सब कुछ अंदर रहता है, मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आराम से रोटी बनाती हूँ, बॉक्स बंद करती हूँ, फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली सुकून मिल गया है और अगर 34 यूरो में मैंने अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ मेंटली सुकून खरीद लिया है तो मेरे ख्याल में वर्थ इट। ब्रांड का नाम उन्होंने क्योन राज रखा है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जर्मन क्योन, आई थिंक क्योनिक और राज, आई थिंक कुछ उन्होंने हिंदी का वर्ड, हिंदी ही है ना, राज, राज इज़ हिंदी नेम, तो पाकिस्तानी नेम क्यों नहीं रखा उन्होंने। बस ये गिला है मुझे उनसे कि अगर वो पाकिस्तानी बंदे हैं और उन्होंने अमेज़न पे अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, चीज़ मैं किसी हेटरेड में नहीं कह रही, लाइक मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे इंडियंस फॉलो करते हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम। और लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो आपका मुल्क है, अगर तो आप इंडियन ऑनर हैं रेस्टोरेंट के, तो आप इंडियन नाम ही रखें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो क्यों ऐसा करते हैं कि होते वो पाकिस्तानी ओनर्स हैं लेकिन नाम उन्होंने इंडियन रखे हुए होते हैं, ताजमहल, ये इस तरह के नाम, अपने पाकिस्तानी नाम वो क्यों नहीं रखते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। मतलब जैसे इंडियन कुज़ीन फेमस है नो डाउट, उसी तरह पाकिस्तानी कुज़ीन भी फेमस है। दोनों आप यूँ कह लो कि सिमिलर हैं कुज़ीन्स, कोई ऐसा नहीं है कि नॉन सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ चीज़ों में। ये लॉजिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। देन अगेन, नो हेटरेट्स टुवर्ड्स एनी इंडियन, और कोई हेटरेट अपने पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ एक, मेरा जेन्युइन सा एक छोटा सा इनोसेंट सा क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म इसको ना लीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग फिर सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपने ऐसी बात क्यों की है, जबकि आपको पता है कि आपको इंडियन लोग भी फॉलो करते हैं। तो आई होप मेरी इस बात से किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हुई हो, अगर हर्ट हुई हैं तो आई एम रियली सॉरी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी।